वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जैसे डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है, बिना देरी किए करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। और आप सारे लेक्चर हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए करते हैं हमारे का लेक्चर स्टार्ट। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या फिर इंडियन नेशनल पार्टी? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा जो 1923 में गठित हुई थी पार्टी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल के नेता थे, कौन से थे? निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, ये बात पता है, लेकिन कौन जो है स्वराज दल में नहीं था, इन चारों में से आपको बताना है। श्रीनिवास अय्यर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल या फिर श्री राजगोपालाचारी? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी जो थे वो स्वराज दल के जो पार्टी दल में नहीं थे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, MA जिन्ना। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु किसे कहते हैं? चंद्रशेखर को, चित्तरंजन दास को या फिर A.O. ह्यूम को या फिर एनी बेसेंट को? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर के, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, तो देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? और बताना है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लाल हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोतीलाल नेहरू? कूट दिए गए मतलब एक से ज्यादा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही हो जाएगा और मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 4 मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जो निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने लिया था। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर या फिर विठल भाई पटेल? तो हम यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, विठल भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? यह तो आपको पता ही होना चाहिए। साइमन कमीशन जो है 1928 को भारत आया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या फिर सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, यह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? कौन था? सर जॉन साइमन, मेजर लेटरी, स्टीफन वॉल्स या फिर स्काउट बर्नहम? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर जॉन साइमन। ठीक है, ये क्या था? ये उदारवादी दल का था। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या फिर लॉर्ड इरविन? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन थे, इनके सुझाव पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कथन और कारण का, और पीछे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। कथन में क्या कहा गया है? कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और यहीं पे कारण दिया है, साइमन आयोग में कितने सदस्य भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं। ए भी बिल्कुल सही है और आर भी बिल्कुल सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साइमन की बात हो रही है, साइमन आयोग की, और यहाँ पे भी साइमन आयोग की बात हो रही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, एक ही। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, या फिर उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, या फिर भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। यहाँ पे कोट दिए गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा आपका आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उस जो साइमन कमीशन थी इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात करें सर जॉन साइमन थे, तो यह भी बिल्कुल सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, बिल्कुल सही है। भारतीय नेताओं ने विरोध किया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे, क्यों घायल हुए थे? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, और ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो किसने मांग की थी? जो सबसे पहले मांग की थी वो सर तेज बहादुर सुप्रो जयकर ने की थी, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? मतलब इंडिपेंडेंस फॉर लीग इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे संबंधित होते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे संबंधित इससे, और एक हो जाएगी यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो एक एक मिनट, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मतलब एक और दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर री इंडिया लीग थी उसके गठन से जो संबंधित थे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, किस अधिवेशन में रखा था? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 का। देखिए क्वेश्चन भी आपका 1329 का है और यहाँ पे आंसर भी 1929 है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम अब देख लेते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग उठाई थी वो मौलाना हसरत मोरानी ने उठाई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 को आधी रात में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को यह फहराया गया था। ऑप्शन में आप देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसी एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? सबसे पहले किसकी की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था? लाहौर 1929, कराची, दिल्ली या फिर मुंबई? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं लाहौर 1929 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर 1929 का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। चलिए अगले हम प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात आई है तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, भारत की विदेश नीति की घोषणा ये भी शामिल थी, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा ये भी शामिल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी शामिल था, बट अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं।
पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ बात करें तो समन्वय विज्ञान आंदोलन शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, साबरमती से जो है शुरू की थी। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में जो है सर्वाधिक थी? सबसे ज्यादा जो सत्याग्रही थे वो कहाँ से थे? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, सबसे ज्यादा जो है गुजरात से थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नमक सत्याग्रह जो था, इसमें जो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद या फिर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो दांडी मार्च के बाद शुरू हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, लोरेट एक्ट के समर्थन हेतु या फिर लोरेट एक्ट के विरोध में? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च को शुरू किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है ये। ठीक है, ऊपर के दो प्रश्न मैंने आपको ऐसे ही करवाई है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की जो डेट है वो मानी जाती है, किस लिए मानी जाती है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च शुरू की थी 6 अप्रैल 1930 को। तो इतिहास में दांडी मार्च की जो है मार्च हेतु यह जो तारीखें मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन और कारण का है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ये कथन है। कारण क्या कहता है? महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक जो है मुफ्त में उपलब्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ए तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही बैठ जाता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। लेकिन क्या महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक जो है मुफ्त में उपलब्ध हो? ये थोड़ी ना था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका ए तो सही है, लेकिन आर क्या हो जाता है? आर गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सत्ता के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह एक कथन है। तो पूछा है कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है संबंधित है किससे? तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी की दांडी यात्रा से यह कथन संबंधित है कि सत्ता के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन जो यहाँ पे गलत है? तो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह बिल्कुल गलत है, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक था, यह बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध उसका विशेष प्रयोजन था कि नमक कर जो बढ़ रहा था उसका उनका विरोध करने के लिए उन्होंने यह दांडी मार्च शुरू की थी। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, ये तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे असत्य जाएगा, आपसे असत्य ही पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में गलत है? ठीक है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, ये आपको पता है, मैंने बताया, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से शुरू होकर इसका समापन दांडी में हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, तो यह भी बिल्कुल है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, क्या 15 मार्च से हुई थी? तो ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे कमेंट में बताइए इसकी शुरुआत कब से हुई थी, मैंने आपको बताया है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से मानी जाती है ना। देखिए मैंने आपको आंसर भी बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी थे वो धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय कहाँ पर थे? तो ये कहाँ पर थे? ये यरबदा जेल में थे इस समय। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम यहाँ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। और अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रीन पर देख रहे होगे ये नंबर, इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो।
ठीक है, तो जल्दी से जाइए। आपको आप हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं।